2017 के अंदर जब अबू बकर नकवी आए तो वो टोंक की जायदाद को बर्बाद करने के लिए आए थे और वो अपना जो ख्वाब था पूरा करके चले गए, क्योंकि मेरे बाद वे भी टोंक के थे, वो भी टोंक के ही थे और 22 रुपए महीने के हमारे ही किराएदार थे। अब अबू बकर के भाई शाहिद हसन नकवी हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनका एक ही एम है, वो वक्फ में काम करने नहीं आए हैं। वो राजस्थान हाई कोर्ट के जो मेंबर होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वो जीतने के हिसाब से उन्होंने अपने दौरान यानी इस बोर्ड के अंदर करीब 600 से 700 वकील जिला वक्फ कमेटियों में घुसेड़ दिए हैं जो कोई काम नहीं कर रहे हैं। तारीखी शहर टोंक की वक्फ जायदाद का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, वहां कैसे कैसे जायदाद खुर्द-बुर्द हुई हैं, किस किस ने जद्दोजहद की है जायदाद बचाने के लिए, इसी मुद्दे का ये एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए। ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। जैसा कि आपको मालूम है कि जो थार न्यूज इकरा पत्रिका जो वक्फ जायदाद सीरीज जो पूरे राजस्थान की जो वक्फ जायदाद है उनको कवर करने के लिए अलग अलग जा रहे हैं और हमारे पहले भी एपिसोड आपने देखे हैं। तो तारीखी शहर नवाबी शहर टोंक उसकी वक्फ जायदाद को जो हमने यहाँ कवर की हैं, इसका जो पहला एपिसोड है, इंट्रोडक्शन का एपिसोड है, वो आपने देखा होगा और इसका लिंक इसके अंदर मौजूद है। तो ये जो टोंक की जो श्रृंखला के एपिसोड हैं, इसका एक दूसरा एपिसोड है और इसके अंदर हम जानना चाहेंगे कि टोंक के अंदर क्या क्या जायदाद हैं वो डेवलप हुई हैं और कैसे कैसे जायदाद हैं खुर्द-बुर्द हुई हैं, किस किस ने इसके लिए जद्दोजहद की है। बाकी आपने जो इंट्रोडक्शन का जो एपिसोड है उसमें आपने बहुत कुछ देखा होगा और आगे भी जो टोंक के एपिसोड हैं उसके अंदर आप आगे की चीज़ें भी आप देखने की कोशिश कीजिए। तो टोंक के जो सदर हैं भयू भाई जो हमारे साथ वो मौल साहब भी हैं, और टोंक शहर से पहले एक कस्बा ये गांव है और इस गांव के अंदर मदरसा है, ये एक कदीमी मस्जिद है पीछे जो आप इसमें आप देख रहे हैं और बावड़ी है इसके अंदर। और ये जो वक्फ जायदाद है ये डेवलप करी है इन लोगों ने, और भी जायदाद के बारे में बताएंगे। भयू भाई यहाँ सदर भी रहे हैं जिला वक्फ कमेटी के, और जो नवाब अमीरुद्दौला साहब हैं जो टोंक की स्थापना की थी रियासत की, नवाब अमीर खां साहब, उनकी 7वीं पुश्त पे ये बता रहे हैं, यानी इनके जो 7वें नंबर पे भयू भाई हैं अमीर खां साहब के तो वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, हम भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भयू भाई, आपने जो यहाँ सदर बने थे सबसे पहले, तो कौन सी साल में सदर बने थे आप? जी 27 सितंबर 2011 को मैं पहली बार यहाँ का जिला वक्फ कमेटी टोंक का सदर बना था। रहे कब तक? 15 मार्च 2017 तक। तो एक तो ये है कि आपने जो वक्फ के लिए क्या क्या जद्दोजहद की उसके बारे में बताइए, और कैसे कैसे आपने जायदाद हैं उनको डेवलप किया, उनको बचाने की कोशिश की, जो जायदाद पे पहले कब्जे हो रहे थे, अतिक्रमण हो रहे थे, उसको हटाने का जो कोशिश की, उसके बारे में आप मुख्तसर सा बताइए। जी, जिस टाइम मैं यहाँ पर सदर बना तो यहाँ खेती की ज़मीन करीब 4 से 5 हज़ार बीघा ज़मीन यहाँ पर खेती की थी वक्फ के अंदर, जिसमें 2700 बीघा ज़मीन तो थी रोबातों के लिए जो पीपलों के अंदर है 5 चक जो आज भी मौजूद हैं। उसके अलावा टोंक के करीब ये जो मैं गाँव है जहाँ पर कि हम खड़े हुए हैं, इसके करीब चराई गांव में, बमोर गांव में, इसके करीब मैंने 1000 बीघा ज़मीन अपने टाइम के अंदर निकलवाई, उन पे कब्जे लिए, उनके किराएदार तय करे। किराएदार जो है आज भी मौजूद हैं और वो हर साल महीने के महीने, वो साल के साल दे देते हैं। एक जायदाद सईदाबाद के अंदर मैं वक्फ की जायदाद खाली कराने गया था तो उस टाइम मेरे पे बहुत ख़तरनाक हमला हुआ था। कौन सी साल की बात है? यह है 2012 की। 2012 के अंदर कितनी किलोमीटर है अपने यहाँ, ये इस गांव का क्या नाम है जहाँ पर मैं गाँव, ये गांव कौन सा? मैं गाँव पक्का बंदा कहलाता है। यहाँ से कितना दूर है वो? यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, नदी के ढाबे के ऊपर है। वहाँ झगड़ा हुआ था? वहाँ झगड़ा हुआ था और गांव वालों ने, मालियों ने मिलकर मुझे मारा था, बहुत बुरी तरीके से मारा था। मेरी हड्डियाँ भी टूटी थी, दांत भी टूटे थे और FIR वगैरह भी दर्ज हुई थी। वो केस उनके खिलाफ चल भी रहा है अभी। उसके अलावा मैंने करीब के गांव के अंदर करीब 600 बीघा ज़मीनें खाली कराई हैं जो आज भी वक्फ कमेटी के अंडर के अंदर हैं। किराया आज की तारीख में उनका आ रहा है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे टाइम तक किराया आता रहा। अच्छा, आपने जब ये चार्ज लिया था तब टोटल किराया आपके पास मंथली अंदाजे से कितना आता था? देखिए, जिस टाइम मैंने इसका चार्ज लिया था तो इसका किराया आता था 38,000 रुपये पर मंथ, और 2017 के अंदर जब मैं इसको छोड़ के गया तो इसका किराया था 1,80,000 रुपये पर मंथ। 38,000 से 1,80,000 रुपये आपने महीना कर दिया। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पर बनवाया, जो राजस्थान में क्या बल्कि हिंदुस्तान के अंदर पहला लेडीज़ कटला है जहाँ ख़रीदार भी लेडीज़ें आती हैं और बेचने वाली भी औरतें हैं, वो करीब 50 लाख रुपए के अंदर बना था।
राजस्थान सरकार या राजस्थान वक्फ बोर्ड ने इसमें कोई नहीं करा था। किराएदारों से हमने पैसा लिया था, जो वक्फ कमेटी में पैसा था वो हमने लगाया था। ये मलका फिरदौस ज़मानी बेगम का वक्फ है और मलका खलीलुर ज़मानी बेगम के नाम से लेडीज कटला बनाया था, जो आज भी चालू है। लेडीज कटले में कितनी दुकान अंदाजे से? लेडीज कटले के अंदर साहब 24 दुकानें हैं आज की तारीख के अंदर। उसके बारे में जो सुना है कि वहाँ जो दुकानें हैं वो औरतें चलाती हैं, चौकीदारी वगैरह जो हिसाब किताब सब औरतों के पास, ऐसा सब लेडीज के पास है, पूरी लेडीज ही हैं, पर्दे के अंदर हैं। अगर कोई अपनी फैमिली के साथ मरज जाना चाहे तो वो जा सकता है, उसकी कोई ऐसी मनाही नहीं है। उसके अलावा दुकानें औरतें चला रही हैं, औरतें चला रही हैं। उसके अलावा चौकी सबील शाह है जो कि गुलदार बाग के अंदर है, वो कब्जे में थी पुलिस के। एसपी साहब से हमने बात करी, उसको खाली कराया, उनको थाना बना के दिया। उसके बाद हमने उसके अंदर 30 दुकानें बनाई और 14 कमरे बनाए। उसकी लागत थी 1,25,00,000 रुपए। उसके अंदर आज ऊपर मुसाफिर खाना चल रहा है, नीचे कटला चल रहा है। कटले वालों से हमने 3-3 लाख रुपए लिए, 1.5-1.5 लाख में दुकान बनी। जो बाकी पैसा बचा उसके हमने ऊपर मुसाफिर खाना बना दिया। उसका नाम है कटला मुसाफिर खाना मलका फिरदौस ज़मानी बेगम, जो उनके बेटे नवाब सादत अली खां, जो यहाँ के 5वें नवाब थे, अपनी वालदा को सवाब पहुँचाने की नीयत से उन्होंने करा था। इसके अलावा यहाँ की फौज के जनरल थे अब्दुल रहीम खां, उन्होंने अपनी जायदाद करी वक्फ, जो टोटी वाले कुएं के नाम से दर्ज है। 14 बीघा 9 बिस्वा ज़मीन है, उसके ऊपर किराएदारों का कब्जा था। उसके ऊपर हमने अभी 34 दुकानें तो बना दी, 14 दुकानों की जगह खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर शानदार चल रहा है। पीछे की जो जगह बचा रखी है हमने, वहाँ हॉस्टल, मुस्लिम हॉस्टल, हॉस्पिटल और एक स्कूल के लिए रख रखी है। अभी वो जगह किराएदारों के पास है, जब चाहेंगे उन किराएदारों से खाली करा सकते हैं। अच्छा मयूर भाई, जो हर जगह वक्फ जायदाद डेवलप हुई हैं, खुर्द-बुर्द हुई हैं, अतिक्रमण हटाए भी गए हैं, वहाँ केस मुकदमे भी होते हैं, कहीं वक्फ बोर्ड ढंग से पैरवी नहीं करता है, कहीं वक्फ कमेटियाँ नहीं करती हैं, कहीं मुतवल्ली की कोई लापरवाही रहती है, कहीं जो लोकल जो समाजी रहनुमा जिम्मेदार हैं, सियासी लोग हैं, इनकी अमल दखल रहता है। तो हर जगह, हर शहर कस्बे में ये भी, जो क्यों हम हर जगह जा रहे हैं, हमने काफ़ी एपिसोड कवर किए हैं, हर जगह ये भी इल्जामात लगते हैं कि साहब फलां ने वक्फ जायदाद का नुकसान किया, फलां सदर रहा था, फलां सेक्रेटरी, फलां मुतवल्ली। तो ये चीज़ें टोंक में भी हैं। इसकी क्या वजह है कि कहीं ऐसी कोई कोताही हुई है या आप लोग कहीं कभी दबाव में आए थे? नहीं, देखिए, हम लोग कहीं दबाव में नहीं आए। यहाँ के जितने भी मुतवल्ली हैं, चाहे वो मौलवी साहब खानदान, इनका खानदान हो, चाहे साहबजादों का खानदान हो, चाहे मस्जिद गोल के हों, चाहे सैयद हों, यहाँ के सदर और मुतवल्ली या काम करने वाले, यहाँ पर कोई दबाव में नहीं आया। दबाव की राजनीति यहाँ पर गुंडे लोग कुछ ये बनाते हैं कि फ्री के अंदर जायदाद दे दो, फ्री में ज़मीन दे दो, हमें एडवांस दे दें, हमें मुफ्त में दे दो, या कुछ रकम मांगते हैं ब्लैकमेल करने के लिए। वो आपको मालूम है कि हर जगह आदमी के दोस्त और दुश्मन होते हैं। वो भी हमारे ही लोग होंगे और हमारे दोस्त हैं। हमारे जो दुश्मन रहे हैं गैर मुस्लिम एक भी नहीं रहा। हमारे जो दुश्मन रहे हैं गैर मुसलमान भी नहीं रहे। मेरे जो दुश्मन रहे हैं मेरे ही सगे रिश्तेदार रहे हैं। मेरे कोई दूसरे न गैर मुस्लिम मेरे खिलाफ हैं न गैर मुस्लिम। आज भी अगर मैं किसी किराएदार की जायदाद पे चला जाता हूँ तो वो आज भी इज्जत से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमने या और किसी ने कभी किराएदारों को परेशान नहीं करा। जो केस जीते, पुलिस की मदद ली, कानूनन हमने जायदाद खाली कराई। अच्छा, तो आप तो वक्फ से बरसों से जुड़े हुए हो और नवाब साहब के खानदान से हो, आपने काफ़ी जद्दोजहद की है। आपके टाइम सदर, सीओ वगैरह जो भी मेंबर थे, आज भी हैं, पहले आपसे पहले भी थे, तो वक्फ बोर्ड के बारे में जो चीज़ें हैं, क्या वक्फ बोर्ड जायदादों को बचाने के मामले में लोकल लोग जो स्ट्रगल करते हैं उनका कोऑपरेट करता है या नहीं करता है, या जो खुर्दबुर्द होती है उसमें वक्फ बोर्ड का भी कहीं ना कहीं हाथ होता है? देखिए साहब, ईमानदारी की बात कहूँ कि मैं 2011 से लेके 2017 तक जब रहा तो उस टाइम, मेरे टाइम में लियाकत साहब चेयरमैन थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। उस टाइम जो खान साहब थे सीओ, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। सईद साहब आए, खान मोहम्मद साहब, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। उसके बाद अबू सुफियान साहब आए जो आज की तारीख के अंदर हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। सईद साहब जो कोटा के थे सीओ, उन्होंने, यानी मेरे टाइम के अंदर जितने वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, जो चेयरमैन थे और जितने सीओ थे और कर्मचारी थे, मैं सुबह काम लेके जाता था, शाम को मेरा काम करके वो वापस दे देते थे। तो मैं उस वक्फ बोर्ड को तो 0.1% भी नहीं कहता कि मेरे साथ उन्होंने करा। 2017 के अंदर जब अबू बकर नकवी आए तो वो टोंक की जायदाद को बर्बाद करने के लिए आए थे और वो अपना जो ख्वाब था पूरा करके चले गए, क्योंकि मेरे बाद वे भी टोंक के थे, वो भी टोंक के ही थे और 22 रुपये महीने के हमारे ही किराएदार थे। जो हमारी नवाब इब्राहिम अली खां की बेगम थी, अमीना बेगम साहब, उनका वक्फ है 4000 गज ज़मीन
और उसके अंदर करीब 250 मकान बने हुए हैं। उसके 22.5 रुपये महीने के वो किराएदार थे। वो मेरे पास रात को 12 बजे आए। 12 बजे अभी आए, भी वो जायदाद किराए में उनके पास है? अभी भी वो कितना जायदाद, किराया होगा? उनका किराया उस टाइम मैंने उनका 250 रुपये कर दिया था। अब क्या है, वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम। तो टोंक की वक्फ जायदाद को जो सबसे ज्यादा तबाह करने वाले हैं वो अबू बकर नकवी टोंक का होने के बाद उन्होंने मतलब मुझे हटा के और टोंक की जायदाद को ऐसा तहस नहस कर दिया है कि 17 से 25 आज 8 साल के अंदर अभी तक उसने वक्फ की जायदाद ने अपना सर ही नहीं उठाया। तो अभी जो वक्फ बोर्ड के मेंबर, चेयरमैन, सीईओ तो वो पहले थे, वो आज भी हैं। तो अभी के जो मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, तो अभी का जो ढांचा है वक्फ बोर्ड का, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि वक्फ जायदाद खासतौर टोंक की इनमें बचाने का कोई प्रयास हो रहा है? देखिए, टोंक की जायदाद को बचाने का प्रयास नहीं हो रहा है। अब अबू बकर के भाई शाहिद हसन नकवी हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। उनका एक ही एम है, वो वक्फ में काम करने नहीं आए हैं। वो राजस्थान हाई कोर्ट के जो मेंबर होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वो जीतने के हिसाब से उन्होंने अपने दौरान यानी इस बोर्ड के अंदर करीब 600 से 700 वकील जिला वक्फ कमेटियों में घुसेड़ दिए हैं जो कोई काम नहीं कर रहे हैं। और टोंक के अंदर वैसे तो वो कहते हैं हम जयपुर के हैं, लेकिन जब वक्फ कमेटियों का टाइम आता है, शाहिद हसन साहब ने घुसेड़ दी। शाहिद हसन साहब ने कम से कम 600 वकील राजस्थान की कमेटियों में घुसेड़ रखे हैं जो कोई काम नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कर रहा हूं और आप चाहो तो मालूम कर लो, और मैं गिनती गिना दूं कि ये 600 वकील हैं यहाँ पर। और अभी भी जो टोंक के काम नहीं हो रहा है वो शाहिद हसन साहब हैं। ब्लैकमेल करते हैं वो चेयरमैन को, कभी किसी मेंबर को ले लेते हैं, कभी किसी मेंबर को ले लेते हैं। टोंक के अंदर अबू बकर नकवी और शाहिद हसन ये दो ऐसे हैं जो टोंक की तबाही चाह रहे हैं, टोंक का मतलब तरक्की नहीं चाह रहे। अच्छा, आपने जो जायदादें जो कब्जे छुड़वाए हैं, जो आप काफी सैकड़े हजारों बीघा बता रहे हो गांवों की, तो अभी जैसे अंदाजे से कितनी होंगी जो आपने कितनी हजार बीघा या कितनी 100 बीघा छुड़वाई है? देखिए, करीब आप ये मानिए कि मैंने 600 बीघा जमीन छुड़वाई है जो आज की तारीख में जिसके किराएदार हैं और जिला वक्फ कमेटी में उनके हैं, और मेरे पास उसकी गिनती भी है। मैं आपको वो भी बता दूंगा कि ये जायदाद हमने खाली करवाई है। अच्छा, और अंदाजे से या रिकॉर्ड से कितनी ऐसी होंगी, क्यों आप पुराने आदमी हैं, आप स्ट्रगल करते हो, कि कितनी बीघा कितनी चीजें इतनी होंगी जो गाँव में जो वक्फ में थी आज जो कब्जे में है? 1819 के अंदर 1951 के अंदर एक कानून ये बना था कि जो जमीन बो रहा है गवर्नमेंट ने कहा था उसके नाम लगा दो। तो उसके अंदर टोंक की करीब 1500 बीघा जमीन धारा 19 के अंदर लग चुकी है और जिन खातेदारों की थी उनके खाते लग गई। उसके मुझसे पहले राजस्थान वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर धारा 19 के हमने केस दायर कर रखे हैं, 46 केस हैं। लेकिन गलती उस टाइम वालों से ये हो गई कि एक ही केस में उन्होंने 46 गांव वालों को ले लिया, तो उसमें थोड़ी परेशानी हो रही है। मैंने मेरे टाइम में तहसीलदार से और एसडीएम से और कलेक्टर साहब से कह के पूरे 3 बस्ते बनवा के धारा 19 के पूरे केसेस तैयार करवा लिए थे, सिर्फ जा रहे थे। लेकिन कंडीशन ये थी कि ज्यादातर मालियों के नाम लगी हुई थी। वो सीएम थे अशोक गहलोत साहब, वो ये नहीं चाहते थे कि मालियों से जमीन खाली हो, इसलिए वो बस्ते उन्होंने तहसील स्तर के। गहलोत साहब ने भी आप लोगों का कोऑपरेट नहीं किया इस मामले में? देखिए, गहलोत साहब ने जो पिटवाया है, मुझे गहलोत साहब की ही वजह से पिटा हूं मैं सईदाबाद के अंदर। मरहूम चेयरमैन साहब ने मुझसे टेलीफोन करके कह दिया था कि गहलोत साहब तुमसे नाराज हैं और वो ये चाहते हैं कि मालियों की जमीन आप अपने कब्जे में मत लो। मैंने कहा साहब 2-4 जमीनें और रह गई। इन्होंने कहा भैया भाई अब तुम पिटोगे तो इसकी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं होगी, आपकी पर्ची ऊपर से उठेगी। ये आईजी लियाकत साहब ने कहा? आईजी साहब ने मुझे टेलीफोन पे कहा था कि आप जानो, आपका काम जाने। मैंने तुम्हारा काम था तुमसे कह दिया कि सीएम साहब तुमसे नाराज हैं, उनका कहना है कि या तो इसको हटाओ और नहीं तो ये इससे कहो कि जमीनें खाली करवाना छोड़ दो। अच्छा मौल साहब, आप यहाँ मदरसा चला रहे हैं, ये कदीमी मस्जिद है जिसके बारे में जिक्र भी किया आपने, देखी भी है। तो यहाँ आप कब से इस्टेब्लिश हुए थे और ये मस्जिद, ये बावड़ी कब बनी थी, कितनी 100 साल पहले किसने बनाई थी, इसका कुछ अगर आपको याद हो तो? आसार और तारीखी ऐसी निशानियां हैं जिससे पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में जिस वक्त उन्होंने यहाँ माधवपुर के किले का मुहासरा किया था, रणथंभौर का बरसों मुहासरा रहा, तो उस दौरान झड़पें होती थी। तो टोंक से लेकर और माधवपुर तक मुस्तकिल कई गंज शहीदा हैं जहाँ पर शुदाई कब्रें भी हैं, बावड़ियाँ भी हैं, मस्जिदें भी हैं। तो ये छावनी का इलाका था, मतलब लोग यहाँ, और आमतौर पे छावनी ऐसी जगह बनती है जहाँ पहाड़ हो या पानी हो। तो बनारस नदी किनारा भी है और पहाड़ भी है। सन 1996 में शहर में एक जामिया सैयद अहमद शहीद के नाम से वालिद मोहतरम ने और शहर के लोगों के साथ, आपके वालिद साहब ने, क्या पूरा नाम क्या था? मोहम्मद आमिर खान साहब नदवी, अभी 6 माह कबली इंतकाल हुआ है। टोंक के शहर मुफ्ती भी थे माशाल्लाह।
और उन्होंने सन 96 में बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए एक इदारा कायम किया था, जिसमें दीनी दुनियावी दोनों तालीम एक छत के नीचे होती थी। फिर यहाँ सन 98 में यहाँ मुंतकिल हुए, तो ये मस्जिद थी, बावड़ी थी और कुछ यहाँ शुहदाई कब्रें हैं। जब पहली मरतबा आए हैं तो यहाँ पर कुल्हाड़ी से रास्ता बनाकर पहली मरतबा आए। यहाँ बकरियां बैठी रहती थी, गैर आबाद। 1996 में आया आप यहाँ? 98 में यहाँ 98 तो ये जंगल था, आपने कुल्हाड़ियों से लकड़ियां काट करके साफ किया इसको। और यहाँ इसमें जो पुराने जो शोहदा की कब्रें भी हैं यहाँ पर? जी जी, शोहदा की कब्रें भी हैं, अभी निशानियां मौजूद हैं यहाँ पर। अभी जंगल हो रहा है, थोड़ा सा घास बढ़ गई, दिख नहीं रही, वरना कुछ अलामत। अभी अपने इस मदरसे का क्या नाम है? जामिया सैयद अहमद शहीद के नाम से ये मदरसा है। इसका कदीमी मदरसा वहाँ चल रहा शहर में शुरू हुआ था, अब यहाँ मुंतकिल हो गया। शहर में भी है, लेकिन यहाँ हॉस्टल की सुविधा के साथ होने लगा। बच्चे पूरे ज़िले के और राजस्थान से यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ फ्री तालीम और तरबियत का। इसमें जो दीनी तालीम के साथ स्कूली तालीम का भी तालीम है, 8वीं क्लास तक स्कूली तालीम भी है यहाँ पर। और बच्चों की 100 बच्चे यहाँ से हाफिज हो चुके हैं, 35 से 40 आलिम हो चुके हैं, और 8वीं 10वीं 12वीं की आगे जो पढ़ना चाह रहे थे उनकी भी रहनुमाई की। माशाल्लाह कई बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ शुरू में पढ़ते थे, आज सिंगापुर में उनके अंडर में 200 300 स्टाफ है और वो काम कर रहे हैं। जब आप ये बात बता रहे हैं कि आपके यहाँ पढ़े हुए दीनी तालीम याफ्ता जो बच्चे हैं, जो किसी कंपनी में या कहीं भी अगर ऊंचे ओहदे पे गए हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, कोई 2-4 ऐसे बताइए जो वाकई मतलब वेल स्टेब्लिश हुए हैं, ताकि एक मिसाल मिले जो मदारिस को फ़रोग देने के लिए कि मदरसे में पढ़े हुए बच्चे भी आगे अच्छी तरह से स्टेब्लिश हो सकते हैं। अमजद नाम के एक तालिब इल्म है जो यहीं धन्ना तलाई पर रहते थे, अंसारियों में से। अब माशाल्लाह इस वक्त वो सिंगापुर में है और एक बड़ी कंपनी में, नाम तो कंपनी का नहीं मालूम, लेकिन उसमें काम कर रहे हैं और बहुत सारे 200 के करीब उनके अंडर में लोग काम कर रहे हैं। आपने बताया था अभी पहले अपन जब चाय पे बात कर रहे थे कि नवाब आमिर खान साहब आए थे तो उन्हीं के साथ में ही आपका खानदान था। तो हम लोग तो अफगानिस्तान से साथ में हैं, अफगानिस्तान के बाद दिल्ली, रामपुर और फिर दीनी काम आमिर खान साहब के साथ में आपके खानदान के बुजुर्ग खानदान के, हमारे दीनी मामलात सब हमारे बुजुर्ग देखते थे। और जब रियासत कायम हुई है नवाब साहब ने 1817 में, तो उन्होंने दीनी मामलात के लिए हमारे बुजुर्गों को यहाँ बुलाया। 2-3 उन बुजुर्गों के नाम जिन्होंने खिदमत दी हो, कोई याद हो तो आप? मुफ्ती मोहम्मद साहब थे, अदालत शरा शरीफ के पहले नाजिम, जो 5-6 जो परगने थे उन सबके हेड थे, शरा शरीफ के नाम से था। और उनकी आखिरी मोहर लगती थी, फैसले होते थे, फिर पूरी रियासत में वो फैसले जारी होते थे। दूसरे थे नवाब मौलाना खलीलुर रहमान साहब गुलशन आबादी, बहुत बड़े आलिम थे और वो अताली खास थे नवाब साहब के यहाँ की, जितनी दीनी मजहबी तालीम होती थी वही देते थे। तीसरे थे मौलाना सादुल्ला खतीब, जो जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद के इमाम और खतीब थे। ये 3 बेटे मुल्ला इरफान रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह के आए थे। मुल्ला इरफान रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह और नवाब मीर खां रहमतुल्लाह अलैह के जो ससुर थे अखुद अयाज खां, वो भी एक उस्ताद मुल्ला बहरलूम के शागिर्द थे। उसी ताल्लुक़ की वजह से नवाब साहब चाहते थे कि मजहबी मामलात को देखने के लिए मुल्ला इरफान रामपुरी खुद आए, लेकिन उनकी मसरूफियत और रामपुर के नवाब ने उनको आने को मुसिर हो गए, आने नहीं दिया। तो उन्होंने अपने 3 बेटों को यहाँ भेजा और जब से आखिर तक ये निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा। अभी ये जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं? हाँ, मैं खिदमत करता हूँ इन तमाम चीज़ों की। दारुल इफ्ता दारुल क़ज़ा का भी मामला है, अदालत शरअ शरीफ तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ अभी भी मुसलमानों के अदालती मामलात को हम देखते हैं और कोशिश करते हैं कि कोर्ट में ना जाकर घर में बैठ के अपने सुलह सफाई कर लें और उनके मामलात को हल करते हैं। बयू भाई, जैसे मौल साहब ने बताया, ये भी आमिर खान साहब के साथ ही इनका खानदान आया था जो मजहबी मामले देखता था। आज इसका एक पूरा एक प्रभाव भी है टोंक की आवाम पे, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो या टोंक के लोग और कहीं रहते हों, कि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो तहजीब, यहाँ की तालीम, यहाँ का खान पान, बोलने का अंदाज, पहनावा, सब कुछ एक है, पूरा एक छाप है टोंक की। आप ये जो मजहबी लोग हैं उन खानदान से हैं, आप जिन लोगों ने हुकूमत की है, टोंक रियासत की जो स्थापना की थी उस खानदान से 7वीं पीढ़ी पे हैं। लेकिन जो टोंक की सियासी मामलों में एक तरह की बदहाली है पूरी, और समाजी तौर पे देखें या माशी तौर पे, आर्थिक तौर पे देखें तो बदहाली है। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार बनते हैं कि इतनी वक्फ जायदाद होने के बाद भी जो इनको डेवलप होता, यतीमों को, बेवाओं को इनका कुछ मिलता, जो बच्चे पढ़ते हैं इसको स्कॉलरशिप मिलती, यानी हजारों बीघाओं के जो जायदाद हैं अगर ये डेवलप होती तो जो कम्युनिटी का जो वेलफेयर है वो बड़े पैमाने पे हो सकता था, जिससे टोंक की गुर्बत है वो दूर होती, टोंक के बच्चे हैं वो अच्छी तालीम लेकर के, स्कॉलरशिप लेकर के अच्छी नौकरियां करते। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ? देखिए, इसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये है कि यहाँ पर जो MP और MLA बने वो सब बाहर से आए।
यहाँ के चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो खड़े हुए उनको टोंक वालों ने ही हरवा दिया। नंबर 2, यहाँ पर क्या हुआ है कि नवाब सादत अली खां जो यहाँ के 5वें नवाब थे, टोंक में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये रही कि उनके बेटा नहीं हुआ। अब जब बेटा नहीं हुआ तो उनका छोटेले भाई बने नवाब फारूक अली खां। नवाब फारूक अली खां बहुत बुजुर्ग थे, वो 6 महीने के अंदर ही चल बसे, उनके भी बेटा नहीं था। उसके बाद हुए नवाब इस्माइल अली खां, उनकी कोई औलाद ही नहीं हुई, यानी इन दो के तो लड़कियाँ थी, नवाब इस्माइल अली खां के हुई नहीं। उनके सौतेले भाई थे नवाब मासूम अली खां, तो उस टाइम तक स्टेट हो चुकी थी ख़त्म। तो यहाँ की नवाबी फैमिली या मौलवी ख़ानदान का कोई भी बशर राजनीति में नहीं आया। या आप ये कहिए कि नवाबों को उनके साथ जो रहने वाले थे उन्होंने ये कह के डराया कि सरकार आप अगर खड़े होंगे और हार जाएंगे तो अपने नवाबों इमेज खराब हो जाएगी। इस चक्कर में उन्होंने डरा के इनको राजनीति में नहीं आने दिया। हालांकि नवाब इस्माइल अली खां का और सुखाड़िया साहब का ऐसा घनिष्ठ संबंध था कि जब भी वो आते थे नवाब साहब के पास मिलने जाते थे, और उनके बेटे को यहाँ से उन्होंने 2 बार इलेक्शन लड़वाया। अवाम का कोई है कि अवाम बिल्कुल इस मामले में कोई कोऑपरेट नहीं करती है या करती है ताकि मतलब यहाँ के हालात सुधरें? अवाम के अंदर जो यहाँ के नेता हैं वो भी कोई कोऑपरेट नहीं करते, और मतलब अवाम नाम की जो चीज़ है ना वो कोऑपरेट नहीं करती, चीखती चिल्लाती ज़रूर है। ये जो जिस जगह खड़े हैं ये टोंक रियासत का जो पहले 47 से पहले रियासत होती थी उसका इलाका है। सारी बातें भैयू भाई ने मौल साहब ने बताई हैं। भैयू भाई उसी खानदान से हैं, नवाब अमीर खान साहब के, जैसे पहले बताया है। लेकिन जिस टोंक को, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे लिया, अंग्रेजों ने दिया सिर्फ टोंक अमीर खान साहब को दिया। क्यों दिया, कैसे दिया, पूरी एक हिस्ट्री है जो कभी बाद में बताएंगे, पहले भी इस पर बता चुके हैं। लेकिन आज जो टोंक में जिस टोंक को दिया, टोंक में बड़ी बड़ी वक्फ जायदाद हैं, हजारों सैकड़ों बिघाएं हैं, जिनको डेवलप करने की भी कोशिश की, आज भी बहुत सी हैं वो डेवलप नहीं हुई, कब्जे में हैं। अगर ये सब डेवलप हों तो टोंक की आवाम को किसी की तरफ देखना नहीं पड़े, टोंक के बच्चों को किसी की तरफ देखना नहीं पड़े, टोंक की बेवाओं को, यतीमों को किसी की तरफ देखना नहीं पड़े, किसी सियासी जो लोग हैं, जो हुकूमती लोग हैं, उनका दरवाजा खटखटाना नहीं पड़े। यानी वही इतनी बड़ी आमदनी हो सकती है जिसे तमाम यतीमों की, बेवाओं की, पढ़ने वाले बच्चों की स्कॉलरशिप का, तमाम चीज़ों का इंतजाम हो सकता है। लेकिन सवाल वही करे कौन? जायदाद वक्फ की हैं, वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है, वक्फ कमेटियां जिम्मेदार हैं, मुतवल्ली जिम्मेदार हैं, वक्फ बोर्ड में CEO, चेयरमैन, मेंबर सब होते हैं। लेकिन काम वही है कि ढाक के 3 पात, काम होता भी है, नहीं भी होता है तो रुक जाता है। वो जद्दोजहद करने वाले हैं उनको कोई ज़्यादा प्रोत्साहित भी नहीं करता है। ये एक रियलिटी है जिसे हम आपको टोंक रियासत का जो पुराना इलाका है इसमें यहाँ हम बता रहे हैं। हम और भी एपिसोड टोंक के मामले में और दीगर वक्फ जायदाद के मामले में हम बनाते रहेंगे, आप उसमें देखते रहिए। इस एपिसोड को आप ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप किसी बात से सहमत नहीं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। किस जायदाद का आगे और एपिसोड बनाना है या कोई बात छूट गई हो जो अगले एपिसोड में आनी है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। हमारे नंबर भी इसके अंदर हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।